हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पशुओं की आयु और भार कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। भार ज्ञात करने के लिए अपन ने बताया था कि एक तो अपन मशीन के द्वारा या कांटे के द्वारा पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा अपन ने बताया था अग्रवाल सूत्र हो गया, हरियाणा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सूत्र हो गया, सेपर सूत्र हो गया, उनके द्वारा भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, पशुओं का भार ज्ञात कर सकते हैं। पशुओं का भार क्यों ज्ञात किया जाता है ये सारे डिस्कशन अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो पशुओं का सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के आधार पर उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, और जो उनमें ब्रांडिंग की जो उनमें अपन बात कर लेते हैं तो उनमें टैगिंग की जो क्रियाएं की जाती है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो चिन्हित करने की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप लगातार बने रहिएगा और जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी भी अपने साथ जुड़ सके। तो चलिएगा, आज अपन देखते हैं सबसे पहले पशुओं का चयन कैसे किया जाता है, पशुओं का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। देखो, सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कोई 5000 व्यक्ति है, 5000 व्यक्तियों में से आपको पता है अच्छे गुणों वालों या अच्छा मात्रात्मक गुणों वाले कोई व्यक्ति कोई चयन किया जाता है, जो अच्छा पढ़ता है उसी का तो चयन किया जाता है। ठीक है, तो समूह में से क्या किया जाता है भैया, अच्छी मात्रात्मक और गुणात्मक जो पशु होता है उसको अलग कर लिया जाता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, चयन प्रणाली कहते हैं। अब चयन मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार से पशुओं का किया जाता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं तो मुख्य रूप से जो पशुओं का चयन किया जाता है वो 4 से 5 विधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे एक तो व्यक्तिक चयन हो गया, है ना, बाह्य लक्षणों को देखकर फिनोटाइपिक अपन सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, या समूह चयन की अपन बात कर लेते हैं तो वो कर सकते हैं अपन। एक वंशागति चयन हो गया, ठीक है। एक अपन दूसरी अपन बात कर लेते हैं तो एक बात करें प्रदर्शनी चयन हो जाता है। क्लियर? और तीसरी अपन बात करें तो एक गुणांकन के आधार पर होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हैं, पशुओं का चयन कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पशुओं के चयन के बारे में कैसे कैसे किया जा सकता है। देखते हैं सबसे पहले पशुओं के चयन की मुख्य रूप से 5 विधियां। कितनी विधियां भैया? 5 विधियां। 5 विधियों में सबसे पहला जो चयन आता है वो आता है व्यक्तिक चयन। इसको समूह चयन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? समूह चयन भी कहा जा सकता है। फिनोटाइपिक या बाह्य लक्षण देखकर फिनोटाइपिक सिलेक्शन भी कहा जा सकता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन भी इसको कहते हैं। देखो, इसमें क्या करते हैं, दर्शे चयन इसको आगे ना, फिनोटाइपिक सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है, या समूह चयन मास सिलेक्शन भी इसको कहते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो क्या किया जाता है, जैसे कोई पशु है, उस पशु को अपन देखेंगे, वो बाहर से देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका उत्पादन देखेंगे कि दूध अच्छा दे रहा है। दूसरा, उसके गुण देखेंगे कि पशु के अगर मैं पास जा रहा हूँ तो वो मेरे को मारने के लिए तो नहीं आ रहा है, शांत स्वभाव का है कि नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं अपन देख के पशु को क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। जाते हैं ना, अपन देखते हैं कोई गाय भैंस को अपन को कोई गाय भैंस खरीदनी है, अपन जाते हैं तो देखते हैं कि उसका उत्पादन कितना है। ठीक है, और अगर पशु के पास जाके उस पर हाथ फेर के देखते हैं कि पशु चमकीला तो नहीं है, अगर चमकने लग जाए और मारने लग जाए तो ऐसा लड़ाकू पशु तो नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अपन व्यक्तिक चयन में, इंडिविजुअल सिलेक्शन में, या फिर फिनोटाइपिक सिलेक्शन में, या फिर मास सिलेक्शन में देख के क्या कर लिया जाता है, पशु का चयन कर लिया जाता है। देखिएगा, इसे पशु दर से चयन, फिनोटाइपिक सिलेक्शन या समूह चयन, मास सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में पशु के मात्रात्मक, भाई उसका उत्पादन कितना है, उसका उत्पादन देखा जाता है। जैसे 5 लीटर दूध दे रहा है कि 10 लीटर दूध दे रहा है। दूसरा, गुणात्मक, उसके गुण देखे जाते हैं, पशु चमकता तो नहीं है, या पशु एक अपन बात करें उग्र स्वभाव का तो नहीं है, मारने वाला तो नहीं है, अपन पास में जा रहे हैं आराम से संत स्वभाव का है, तो उसके गुणात्मक लक्षणों के आधार पर अपन क्या करते हैं, पशु का चयन करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया व्यक्तिक चयन या पशु के इंडिविजुअल सिलेक्शन की अपन बात करें तो जनरली अपन बता सकते हैं कि पशु के गुण देख लेंगे और उसका जो उत्पादन है उसको देख के अपन क्या कर लेंगे, पशु को अलग कर लेंगे या पशु को ले लेंगे। क्लियर? तो पहला चयन तो ये हो गया। दूसरा अपन बात करें वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। भाई दादा परदादाओं के जो गुण थे वो किस में आएंगे, बेटे में आना अनिवार्य है। ठीक है भाई, जैसे दादा परदादा थे अपन ये कह सकते हैं कि उन्हीं के अनुसार उनकी क्या होगी, जो संतानें होगी वो होगी। क्लियर? तो इसमें क्या पेडिग्री सिलेक्शन में क्या करते हैं कि भैया जो पुरानी उनकी पीढ़ियां हैं, जिन पशुओं की पुरानी पीढ़ियां अच्छी थी, उनका लेखा जोखा देखकर कम उम्र के पशुओं का क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि भैया जो जैसे अपन बात कर लेते हैं तो कोई गाय है, गाय की पहले अगर संतानों पुरानी अपन बात करें पीढ़ियों की, जैसे दादा परदादाओं की बात करें तो वो क्या थे, उनका उत्पादन अच्छा था, उनका अच्छा लेखा जोखा था कि उनका उत्पादन भी बढ़िया था, है ना, और उनके गुण भी अच्छे थे। तो उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, उनकी जो संततियाँ हैं उनका क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे इसके अनुसार। ठीक है, वंशावली चयन।
पशु के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख, भाई उनका जो बायोडाटा है उस बायोडाटा को देखकर अपन क्या कर लेंगे, पशु का चयन कर लेंगे। इस विधि से कम उम्र के पशु का चयन किया जा सकता है। अपन को पता है भाई इसका दादा वो है तो उसका पोता है, उसको अपन क्या कर लेंगे भैया, चयन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुण दादा में थे या उसके बाप में थे वही गुण किस में आ जाएंगे भैया, उस बेटे में आ जाएंगे। ओके, तो उसका क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। ओके, तो कम उम्र में पशु के चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है भैया, पेडिग्री सिलेक्शन या वंशावली चयन सबसे अच्छा मेथड है। अगर कम उम्र में पशु का चयन करना है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है अपना, पेडिग्री सिलेक्शन। ओके किया जा सकता है। आगे अपन बात करें, तीसरा आ जाता है प्रदर्शनी वर्थ चयन, सोरिंग सिलेक्शन। देखो इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक पोल गाड़ दिया, इस पोल के चारों तरफ क्या कर लिया जाता है भैया, एक रस्सा बांध दिया जाता है और पशु इस पोल के चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है और बीच में कौन खड़ा हो जाता है, यहाँ पे पशुपालक खड़ा हो जाता है। ये क्या होता है, जैसे मेले वगैरह में या प्रदर्शनी में क्या किया जाता है, पशुओं को ले जाया जाता है, एक पोल गाड़ दिया जाता है, उस पोल के रस्से बांध के पशु को चारों तरफ क्या किया जाता है भैया, घुमाया जाता है। ओके, अब वो घुमाने से क्या होगा, उसके कारण मान लीजिएगा पशु लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है, उसके गुणों को देख लिया जाता है और उसका क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। इस विधि से मेले व प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चयन किया जाता है, इस तरीके से इसमें चयन किया जा सकता है। ओके, क्लियर, बताया जा सकता है। दूसरी देखो अपन बात करते हैं, ये हो गया दूसरा चयन। तीसरा अपन बात करते हैं गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड मेथड के द्वारा चयन की सबसे बेटर विधि है ना। इसमें पशु के विभिन्न निर्धारित अंकों के आधार पर क्या किया जाता है, पशु का चयन किया जाता है। जैसे सामान्य स्वरूप हो गया, ठीक है, और डेयरी गुण हो गए, ठीक है, इसके आधार पे अपन उसका क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो जैसे 100 नंबर है, 100 नंबर से किसी पशु के 0 से 50 के बीच में अगर मान लीजिएगा नंबर आ रहे हैं तो वो सामान्य पशु हो जाएगा। अगर किसी पशु के 50 से 75 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम पशु हो जाएगा। और अगर 75 से 100 के बीच में उस पशु के नंबर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम पशु हो जाएगा। इस आधार पे अपन क्या कर लेते हैं, इनका वर्गीकरण देख लीजिएगा। पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे बेटर मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है पशुओं के सिलेक्शन के लिए। इसमें पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन करते हैं। देखो 10.5, इसमें क्या किया जाता है भैया, सामान्य स्वरूप 30 अंक और डेयरी गुण 30 अंक और दूसरा दुग्धांक अंक आ जाते हैं इसके 30 अंक और शरीर समता अपन ऐसे लिख देते हैं 10.5। देखो इसके आधार पर अपन क्या दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। सामान्य अपन बात कर लेते हैं तो सामान्य स्वरूप, और ये तो आ गया सामान्य स्वरूप, और यह आ गया डेयरी गुण, यह आ गया दुग्धांग अंक, और यह आ गया भैया शरीर समता। इनको अपन ने बांट ही दिया था अच्छी तरीके से। 30 नंबर तो सामान्य स्वरूप, 20 नंबर डेयरी गुण के और दुग्धांग के 30 नंबर, और 20 नंबर अपन ने किसके बांट दिए भैया, शारीरिक क्षमता के बांट दिए। तो टोटल कितने हो गए, 100 नंबर हो गए, ठीक है, 100 अंक हो गए। अब इस 100 अंक में से अगर किसी पशु को 0 से 50 अंक मिल रहे हैं, अगर किसी पशु को 0 से 50 अंक मिल रहे हैं तो वो कौन सा पशु हो जाएगा, सामान्य पशु। कौन सा पशु कहेंगे उसको, सामान्य पशु। अगर किसी पशु को 50 से 75 अंक मिल रहे हैं तो वो कौन सा पशु हो जाएगा, उत्तम पशु। उस पशु को अपन क्या कहेंगे, उत्तम पशु। और अगर किसी पशु को 75 से 100 अंक मिल रहे हैं, और अगर किसी पशु को 75 से 100 अंक मिल रहे हैं तो वो कौन सा पशु हो जाएगा भैया, सर्वोत्तम पशु हो जाएगा। कौन सा पशु हो जाएगा, सर्वोत्तम पशु हो जाएगा। ओके, तो इसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, पशुओं का चयन कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे अंकों को बांटा रहता है। सामान्य स्वरूप के 30 नंबर मिलते हैं, डेयरी गुण के 20 नंबर मिलते हैं, दुग्धांग के 30 नंबर मिलते हैं और शरीर समता के 20 नंबर मिलते हैं। टोटल 100 अंक पशु के होते हैं, जिसमें से अगर कोई पशु 0 से 50 अंक वाला है तो वो सामान्य पशु होगा,
अगर किसी के नंबर 50 से 75 आ रहे हैं तो वो उत्तम पशु होगा, और अगर किसी पशु को 75 से 100 नंबर मिल रहे हैं तो वो सर्वोत्तम पशु होगा। ओके, तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, पशु का चयन कर सकते हैं, सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, अंकों के आधार पर पशु को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है, ये अपन ने बता दिया। 0 से 50 अंक वाला पशु साधारण श्रेणी में, 50 से 75 अंक वाला पशु उत्तम श्रेणी में, और 75 से 100 अंक वाला पशु उत्तम, सर्वाधिक या सर्वोत्तम श्रेणी में आ जाता है। ओके, ये तीनों चीजें अपन ने पहले क्लियर कर ली। अब आ जाता है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण आनुवांशिकी चयन या जीनोटाइप वर्ण इसको कहा जाता है, प्रोगेनी सिलेक्शन इसको कहा जाता है। देखो इस विधि में क्या किया जाता है, नर पशु के चयन के लिए सबसे अच्छी विधि, वैसे तो सबसे अच्छी कौन सी थी भैया, गुणात्मक थी, गुणांकन वाली थी, और ये नर पशु के लिए, नर पशु के लिए, पशु के चयन के लिए सबसे अच्छी विधि, अच्छी विधि है। ओके, देखो इस विधि में नर पशु या सांड का चयन किया जाता है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन अंकों के रूप में करते हैं, जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोई सांड है, उसका मादा के साथ क्या किया जाएगा भैया, निषेचन या संभोग की क्रिया करवाई जाएगी, उससे क्या होगी, संतति उत्पन्न होगी। अब उस संतति का क्या देखा जाएगा, प्रोडक्शन देखा जाएगा। अब जब तक तो सांड बूढ़ा हो जाएगा तो मात्रा तो वैसे ही घट जाएगी। ठीक है, ये एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर इसके द्वारा अपन पशु का चयन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, खर्चीली विधि भी है। क्यों, क्योंकि उसकी संतान कब परिपक्व होगी और उसका प्रोडक्शन अपन कब देखेंगे, तब तक काफ़ी ज़्यादा खर्चीली विधि होती है। लेकिन अपन बात करें तो नर पशु के चयन के लिए अच्छी विधि भी मानी जाती है। इसमें क्या करेंगे कि भैया देखेंगे कि उसके गुण अच्छे थे कि नहीं। नर पशु का क्या कर लेते हैं अपन, मादा पशु से संभोग करवा के उससे उत्पन्न जो संतति है उसका जब प्रोडक्शन देखते हैं तब इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण अपन इसको काफ़ी खर्चीली विधि भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि नर पशु के चयन के लिए तो संतति परीक्षण या आनुवांशिकी चयन, जीनोटाइप वर्ण की बात कर लेते हैं या प्रोगेनी सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। देखो ये सबसे खर्चीली विधि है, पशु की उम्र अधिक हो जाती है, समय अधिक लगता है। ये चीजें अपन ने बता दी इसके बारे में। चलो तो पांचों क्लियर हो गई, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचों विधियां अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पहली विधि कौन सी थी, नाम आपको पता होना चाहिए इस चीज का, वापस देख लीजिएगा, अपन रिपीट कर लेते हैं, नाम को अपन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले आ जाता है व्यक्तिक चयन। पहला मैं ये लिख देता हूं, व्यक्तिक चयन, और दूसरा अपन लिखें तो प्रदर्शनी चयन, प्रदर्शनी चयन हो गया। और तीसरा अपन बात कर लेते हैं तो गुणात्मक चयन या गुणांकन चयन, चौथा अपन बात कर लेते हैं तो वंशावली चयन, और पांचवा अपन बात कर लेते हैं तो वंशागति चयन। वंशागति और वंशावली दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, वंशागति चयन, ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको देखना है। ओके, बताया जा सकता है, वंशावली हो गया, प्रदर्शनी हो गया, गुणांकन हो गया, इसके बाद अपना ये आ गया अंकों के आधार पर, और ये आ गया संतति परीक्षण। ओके, आनुवांशिकी चयन इसको अपन कह सकते हैं, वंशागति चयन बोल दीजिएगा या आनुवांशिकी अपन इसको कह सकते हैं। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, पशुओं का अच्छी तरीके से चयन कर सकते हैं। पांचों विधियों के द्वारा अपन पशु का चयन कर सकते हैं। सबसे अच्छी विधि आती है वो गुणांकन विधि आती है, और अगर नर पशुओं का अपन को चयन करना है तो उसके लिए आनुवांशिकी चयन सबसे अच्छी विधि होती है। ओके, क्लियर, चलते हैं। और अगर कम उम्र के पशुओं का आपको चयन करना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, वंशावली चयन होता है। बायोडाटा देख लेते हैं दादा परदादाओं का, और उसके आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, पशु का चयन कर लेते हैं। क्लियर, चलिए आगे अपन अब नए टॉपिक की ओर देखते हैं। नया जो आज का पॉइंट है उसकी अपन बात कर लेते हैं, पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण।
देखो आमाशय के आधार पे एक तो जिनमें रुमेन पाया जाता है, जिनमें रुमेन नहीं पाया जाता, और एक होते हैं जिनमें आभासी रुमेन पाया जाता है। तो आमाशय के आधार पे अपन बात करें तो पशुओं को 3 प्रकार के बांटा जा सकता है। एक तो रोमंती पशु, एक अरोमंती पशु, एक आभासी रोमंती पशु। जितने भी रोमंती पशु होते हैं सारे अपने जुगाली करने वाले, और जुगाली करने वाले जो मुंह को मतलब चारा खाने के बाद चलाते रहते हैं, है ना, मुंह उनका चलता रहता है। जैसे लगता है कि अपन को चारा खाते हैं, वो चारे को पहले अंदर ले जाते हैं, फिर वापस मुंह में लाते हैं और उसको पाचन करके उसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जितने भी पशु वो सारे के सारे रोमंती पशु होते हैं। अरोमंती पशु जैसे अपना कुत्ता, बिल्ली, शेर, घोड़ा, ये सारे क्या होते हैं, अरोमंती पशु होते हैं। आवासी रोमंती पशु की अगर मैं बात करूं तो अपना जो आवासी रोमंती पशु होता है वो होता है ऊंट। कौन सा होता है, ऊंट। क्लियर। तो 3 भागों में इनको बांटा जा सकता है। आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा अपन बात कर लेते हैं, पहला आता है रोमंती पशु, रूमिनेंट एनिमल की अपन बात कर लेते हैं। ये पशु जुगाली करते हैं, अर्थात अपन बोविडी कुल की बात कर लेते हैं। तो बोविडी कुल के जो भी पशु हैं, बोविडी कुल के जितने भी पशु है वो सारे के सारे कौन से आ जाते हैं भैया, अपने रोमंती पशु आ जाते हैं, ठीक है। इनमें सारे के सारे, जैसे अपन इनकी बात कर लेते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आप इनको छोड़ दीजिएगा, इनका अपने कोई काम नहीं है। तो गाय रोमंती पशु है, भैंस रोमंती पशु है, भेड़ रोमंती पशु है, और बकरी भी रोमंती पशु है। तो जुगाली करने वाले जो भी पशु है वो सारे के सारे कौन से आ जाते हैं, रोमंती पशु होते हैं, ओके। दूसरी बात, और इनके आमाशय की बात करें तो इनके आमाशय में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो रुमेन, एक रेटिकुलम, और एक ओमिजम, और एक अपन बात कर लेते हैं तो एपेजम होता है, ठीक है। ये 4 भाग इनके शरीर में पाए जाते हैं। देखो इनके आमाशय को 4 भागों में बांटा जाता है। रुमेन, रुमेन सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। और ये अपन ने बताया था किस तरफ पाया जाता है, बॉडी के दाईं तरफ पाया जाता है, सॉरी बाईं तरफ पाया जाता है। ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ये आमाशय का 80% भाग होता है। क्लियर। सबसे बड़ा अपन ने बता दिया क्योंकि 80% जो बॉडी का इसका आमाशय का भाग होता है वो क्या होता है, रुमेन होता है। ये भोजन के भंडारण का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो अपना फूड है वो स्टेरॉइड हो जाता है, ओके। पीएच मान इसका जो होता है वो 5.8 से 6.8 होता है। हल्का अम्लीय अपन इसको कह सकते हैं। जो रोमेन का पीएच होता है वो हल्का सा अम्लीय होता है, ओके। रोमेन हो गया। रोमेन के बाद दूसरा इसमें आता है रेटिकुलम। ये सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, ओके। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान, इस कारण इसे हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। आपको नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपको पूरे डायग्राम में दिखा देंगे कौन सा जो पार्ट होता है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कुल आमाशय का 5% भाग होता है। 80% तो रोमेन था और जो रेटिकुलम है वो 5% ही होता है, ओके। ये नुकीली कील, कांच व अखाद्य वस्तुएं आदि अनावश्यक पदार्थों को पेट में आगे जाने से रोकता है। ये क्या कर लेता है भैया, पेट में आगे जाने से रोक लेता है। जैसे कोई नुकीले कील हो गई, कांच हो गया, अखाद्य वस्तुएं हो गई, उनको पेट में आगे जाने से रोक लेता है। ये किसका कार्य होता है, रेटिकुलम का कार्य होता है, जो आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। चलो 2 हो गए। उसके बाद आता है ओमेजम। ये अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है। मान लीजिएगा स्टोरेज ज़्यादा हो गया और रुमेन में स्टोरेज बढ़ गया तो इसके लिए इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है ओमेजन। भोजन में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है। ओमेजम का जो कार्य होता है, भोजन में मान लीजिएगा आवश्यकता से ज़्यादा अगर पानी आ गया तो उसको अवशोषित करने का कार्य कौन कर लेगा, ओमेजम कर लेगा। ये कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। कितना भाग होता है भैया, 7 से 8% भाग होता है। आगे अपन बात कर लेते हैं एबोमेजम। एबोमेजम ये आमाशय का चौथा भाग होता है। पहला रोमेन था, दूसरा रेटिकुलम था, तीसरा ओमेजम था और चौथा होता है एबोमेजम, ओके। दूसरी बात कर लेते हैं, इसे सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। जो चौथा भाग है कौन सा, एबोमेजम, इसको सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। ये कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। कितना भाग होता है भैया, 7 से 8% भाग होता है। ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। स्टोरेज तो रोमेन करता है और पचाने का कार्य कौन करता है, एबोमेजम करता है। ये पाचक एंजाइम्स व रसों का स्रावण करता है। देखिएगा पहला अपना भाग आया रोमेन।
रुमेन कितना था, 80% भाग पाया जा रहा था, जो क्या कर रहा था, भंडारण का कार्य कर रहा था, स्टोरेज का कार्य कर रहा था। दूसरा अपना भाग आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम ये 5% भाग होता है। क्या होता है, 5% भाग। तीसरा अपना आ जाता है ओमेजम। कौन सा आ जाता है, ओमेजम। ओमेजम कितना प्रतिशत भाग होता है, 7 से 8% भाग वो होता है। और चौथा अपना आ जाता है एबोमेजम। एबोमेजम, और ये कुल आमाशय का 7 से 8% भाग पाया जाता है। ये भोजन के भंडारण का कार्य करता है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये अनावश्यक वस्तु, अनावश्यक वस्तुओं को पेट में जाने से रोकता है। अनावश्यक वस्तुओं को पेट में जाने से रोकता है। क्लियर। सबसे छोटा भाग है, 5% पाया जाता है ओमेजम। अतिरिक्त पानी, पानी का अवशोषण कर लेता है। अगर भोजन में आवश्यकता से ज्यादा पानी आ रहा है तो उसका अवशोषण कौन कर लेता है, अपना ओमेजम कर लेता है। और एबोमेजम क्या करता है, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। चारों को अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। रोमंथी पशु में पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले पशु की 4 भाग होते हैं, चारों अपन ने बता दिए। पहला रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। ओके, सबसे बड़ा रुमेन, सबसे छोटा रेटिकुलम, और अपन बात कर ले पाचन करने वाला तो एबोमेजम, और अतिरिक्त पानी का अवशोषण करने वाला ओमेजम, और भंडारण करने वाला रुमेन, और अनावश्यक वस्तुएं जैसे कील चला गया, कांच चला गया, अखाद्य कोई वस्तु चलेगी, उनको अलग करने का कार्य कौन कर लेगा, अपना रेटिकुलम। यह अपन कह देते हैं अतिरिक्त जो भंडारण होता है वो कार्य कौन कर लेता है, रेटिकुलम। तो चारों प्रकार बताया जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरोमंथी पशु। एरोमंथी पशु में नॉन रुमिनेंट की बात कर ले तो इनमें जो ओमेजम होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, उनमें अनुपस्थित होता है। देखो ये पशु जुगाली नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहे हो। जुगाली करने वाले पशु तो रोमंथी पशु हो जाते हैं, जो जुगाली नहीं करते वो नॉन रुमिनेंट हो जाते हैं। इनके आमाशय में कोई विभाजन नहीं पाया जाता, अर्थात आमाशय का केवल एक ही भाग होता है। उदाहरण बात कर लेते हैं तो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश और हाथी और बंदर, इनमें आमाशय की बात करें तो उसको विभिन्न भागों में नहीं बांटा जाएगा। किसमें, अब जो आवासीय रोमंथी पशु होते हैं उनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। क्लियर। तो ये अपन बता सकते हैं, अच्छी तरीके से इनके बारे में बताया जा सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अपन बात कर लेते हैं। ये तो हो गया अपने एरोमंथी पशु जो जुगाली नहीं करते हैं। कौन कौन से पशु जुगाली नहीं करते, ध्यान रख लेना। घोड़ा नहीं करता है, कुत्ता नहीं करता, बिल्ली नहीं करती, सुअर नहीं करता, खरगोश भी नहीं करता, हाथी और बंदर भी जुगाली नहीं करते। जुगाली करने वाले अपन ने बता दिए, अपना गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबसे अच्छे रोमंथी पशु होते हैं। ओके, चलो ये हो गए एरोमंथी पशु। अब आ जाते हैं आवासीय रोमंथी पशु। सुडो रुमिनेंट इनको बोला जाता है। इनमें क्या होता है, ओमेजम अनुपस्थित होता है, बाकी तीनों भाग पाए जाते हैं। जो रोमंथी पशुओं में 4 भाग पाए जा रहे थे, और जो आवासीय रोमंथी पशु उनमें 3 भाग ही पाए जाते हैं। ये पशु जुगाली तो करते हैं परंतु आमाशय 3 भागों में ही विभक्त होता है। ओमेजम इनमें अनुपस्थित होता है, इनमें ओमेजम नहीं पाया जाता। देखो रुमेन पाया जाता है, रुमेन का कार्य वही होता है, C1 इसको बोला जाता है। रेटिकुलम हो गया और एबोमेजम हो गया। ये किस किस में होता है अपने बात कर लेते हैं, इसको तो छोड़िएगा। और अपने ऊंट में होता है, मेनली अपने किस में पाया जाता है, ऊंट में। आवासीय रोमंथी पशु किसको कहा जाता है, अपने ऊंट को। रोमंथी पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी। एरोमंथी पशु घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इनको क्या कहा जाएगा, एरोमंथी पशु कहा जाएगा। तो आमाशय के आधार पर अपन पशुओं को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तीनों अपन ने बता दिए, रोमंथी पशु, एरोमंथी पशु और आवासीय रोमंथी पशु अपन ने बता दिए। क्लियर बताया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे अपन बात करते हैं। इसके बाद नए जो टॉपिक है अपना, पशुओं को चिन्हित करना। अब अपना पॉइंट आ जाता है नया, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। देखो चिन्हित क्यों किया जाता है, पशुओं की पहचान करने के लिए उनको चिन्हित करना आवश्यक होता है। अपन उनकी पहचान ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको कैसे पहचाना जा सकता है, इसलिए अपन को उन पशुओं को चिन्हित करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिएगा पशुओं को चिन्हित करने के लिए अपन कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। पहले मैं बात करूं टैटूइंग या गोदना। इस क्रिया में क्या किया जाता है भैया, पशु के कोई भी ऐसा मांसल भाग जिसपे टैटू बना दिया जाता है, ठीक है, उसको गोदना कहा जाता है। चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है,
चिन्हित करने की ये सबसे अच्छी विधि है, बेस्ट विधि है। इस विधि में पशु के कान की अंदर की त्वचा पर टैटूइंग यंत्र द्वारा चिन्ह बनाए जाते हैं तथा उन पर स्याही लगा दी जाती है। जैसे किसी प्रकार का, यूँ मान लीजिएगा, यूँ प्रकार का किसी प्रकार का कान के अंदर एक चिन्ह बना दिया जाता है और उसमें नीली स्याही लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, अपन पशु की समूह में अच्छी तरीके से पहचान कर जाए कि ये पशु अपना ये पशु है। क्लियर? तो इसके लिए क्या किया जाता है भैया, ये काम किया जाता है। इस विधि में चिन्ह स्थायी होते हैं। इसमें अगर आपने एक बार चिन्ह कर दिया तो वो चिन्ह क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ओके, आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा अगला, गाय व भैंस में ये सबसे प्रचलित विधि है। गाय भैंस में क्या है, ये सबसे प्रचलित विधि है। उपयुक्त उम्र की बात कर लेते हैं तो 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की आयु में ये कार्य कर लेना चाहिए। उनमें टैटूइंग की क्रिया या गोदने की जो क्रिया है वो कर ली जाती है। ओके, अगली जो क्रिया की अपन बात करते हैं, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या किया जाता है भैया, लोहे की छड़ ली जाती है और उससे उसको गर्म करके पशु की बॉडी को दाग दिया जाता है। एक अलग प्रकार का क्या बना दिया जाता है, उसमें चिन्ह बना दिया जाता है बॉडी पे, जिसकी पशु की अपन समूह में आसानी से पहचान कर लेते हैं। ये विधि 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही बात है। ठंडा दागना, एक तो बिल्कुल ठंडे छड़ से दागा जाता है, एक गर्म दागना। ठीक है, इस विधि में चिन्ह पशु की पीठ पर बनाए जाते हैं। चिन्ह अस्थायी होते हैं। चिन्ह बनाया जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चिन्ह वापस मिट जाता है। ठीक है, तो ये एक अस्थायी विधि होती है। ओके, ये मुख्य रूप से अपन बात कर लेते हैं। तो ब्रांडिलेक्स नामक पदार्थ काम में लिया जाता है। उदाहरण, इसका प्रयोग भी किस में किया जाता है, अपने गाय भैंस में किया जाता है। ओके, बताया जा सकता है। आगे अपन बात कर लेते हैं, ईयर नॉचिंग, कान काटना। इसमें क्या कर दिया जाता है, पशुओं के कानों को कतर दिया जाता है और ये क्रिया मुख्य रूप से सुअरों में की जाती है। देखना आप, सुअर के कभी कभार कान छोटे छोटे कटे रहते हैं साइडों से। ठीक है, ये विधि सुअर में सबसे ज्यादा प्रचलित होती है। इस विधि में नॉचिंग मशीन, ठीक है, नॉचिंग कान काटने की मशीन की सहायता से वी व चौकोर आकार के कट कान पर बना दिए जाते हैं। वी आकार के मान लीजिएगा या चौकोर आकार में कान पर कट बना दिए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया क्या, ईयर नॉचिंग। अगली क्रिया की अपन बात करते हैं तो आगे आ जाता है पेंटिंग या रंग लगाना। भेड़ व बकरी में सबसे प्रचलित विधि होती है। उनकी पीठ पे क्या कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, जिससे अपन पहचान जाते हैं कि ये बकरी या भेड़ अपनी है। ठीक है, इसमें पेंटिंग पशु की पीठ पर की जाती है। इससे ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। भेड़ में प्रजनन की पहचान हेतु उपयोगी होती है। मान लीजिएगा अपन को समूह में भेड़े हैं और उनमें पहचान नहीं हो पाती कि कौन सी प्रजनन वाली भेड़ है, तो उस पर क्या कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। ओके, तो यह हो गया पेंटिंग या रंग लगाना। तो इन सभी क्रियाओं के अलावा अपन फिर पढ़ते हैं टैगिंग या रिंगिंग या छल्ला डालना। ये विधि पक्षियों में प्रचलित है। अगर टैगिंग की बात कर लेते हैं, रिंगिंग की बात कर लेते हैं या छल्ला डालने की बात कर लेते हैं, तो ये क्या किया जाता है भैया, पक्षियों में प्रचलित है। उनके गले में या पंखों में या पैरों में क्या कर दिए जाते हैं भैया, टैग लगा दिया जाता है या उनमें छल्ला पहना दिया जाता है और उस पर कुछ लिख दिया जाता है, जिससे उस पक्षी की क्या हो जाती है, अच्छे से पहचान हो जाती है। ठीक है, इस विधि में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के टैग पक्षियों के गले, पंख व पैरों में पहनाए जाते हैं। नॉट ईयर टैगिंग पशुओं में की जाती है। अगर ईयर टैगिंग का मतलब आपने देखा होगा, जैसे किसी पशु का बीमा वगैरह करवाते हैं तो पीले रंग की एक पाती सी उनको पहना दी जाती है। ठीक है, प्लास्टिक का उनको एक छल्ला पहना दिया जाता है, जिससे अपन पहचान लेते हैं कि ये पशु कौन सा है। ओके, तो ईयर टैगिंग पशुओं में की जाती है। बाकी अगर अपन बात कर लेते हैं तो जो रिंगिंग की या छल्ला डालने की जो क्रिया है वो अपने पक्षियों में की जाती है। तो क्लियर, अच्छी तरीके से बता सकते हैं। पशुओं में दागने की क्रिया, अपन चिन्हित करने की क्रियाओं को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दूसरी चीज़, पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण अपन बता सकते हैं। पशुओं का चयन कैसे किया जाता है वो चीज़ें अपन बता सकते हैं। तो अपन ने तीनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझ लिया। आशा करता हूँ आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आप क्लास को सभी जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।